वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी बीपीएससी 3.0 एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अकाउंटेंसी का डेमो 7। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज। ऑप्शन देखेंगे, ए सूचना पद्धति दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी लाभ अथवा हानि की गणना करना कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, सी प्रासंगिकता रिलीवेंस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए लेखांकन की जो गुणात्मक है और जैसे एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है, तो जो क्वालिटी वाली चीज़ है वो तो सब जगह पे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन क्वांटिटेटिव चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जब भी हम लेखांकन की गुणात्मक विशेषता के बारे में बात करेंगे तो वो आएगी कहाँ से, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूचना पद्धति या लाभ अथवा हानि की गणना करना, ये सब क्या है, मात्रात्मक है। लेकिन सी जो ऑप्शन है दैट इज प्रासंगिकता, रेलिवेंस, ये है कि जो मटेरियल है वो क्या है, रेलिवेंट है, जो उससे रिलेटेड मटेरियल है, ये राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल, देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए व्यवसायिक लेन देनों का सुव्यवस्थित अभिलेख, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो ये तो है ही है इसका मेन उद्देश्य। बी व्यवसाय के लाभ एवं हानि का परिकलन करना कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, सी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का चित्रण करना डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। यहाँ पर लेन देनों को सुव्यवस्थित करना, ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करना, उसके बाद व्यवसाय के लाभ एवं हानि का तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए और निकल करके आता है कि अगर एग्जाम पूछा जाए कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है, तो फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चल जाती है। वैसे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इनको सबको बोला ही जाता है, लेकिन ये व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का चित्रण करना, तो ये सारी चीजें ही आ जाती है। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की शाखा नहीं है। पूछा गया ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कौन सी नहीं, तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन देखिए, प्रबंध लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बी वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सी लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। यहाँ पे पूछा गया है शाखा नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पर आपको बताना कौन सी शाखा नहीं। आप देखिए प्रबंध लेखांकन और लागत लेखांकन ये दोनों शाखाएं हैं, लेकिन वित्तीय प्रबंध दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहां से, वैसे आप देखेंगे तो ये बिजनेस स्टडीज में आता है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये वित्तीय प्रबंध क्या है, प्रबंध से रिलेटेड है और ये कोई अकाउंटिंग की शाखा नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बी विल बी द राइट आंसर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी संपत्ति है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट है। ऑप्शन से देखिए, बैंक में रोकड़, कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड क्या होता है, करंट एसेट होती है, चालू संपत्ति। बी अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, अगर शॉर्ट टर्म लोन अगर देते हैं तो भी ये करंट एसेट है, लेते हैं तो करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। बी सी सामग्री इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज भी आप देखिए करंट एसेट का पार्ट होती है। यहाँ पूछा गया डी ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिक्स्ड एसेट कोई भी नहीं है इनमें से। फिक्स्ड एसेट की अगर एग्जांपल लें, एग्जांपल की बात करें फिक्स्ड एसेट की, तो क्या हो जाएगी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसी चीजें हैं जो कि फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक लेन देन के पक्ष में प्रलेखी साक्ष्य को कहा जाता है। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस का काम करते हैं, प्रूफ का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे कहा गया कि लेन देन के पक्ष में प्रलेखी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा। तो ऑप्शन देखिए, ए
ए परचेज करना तो परचेज है, बी है विक्रय सेल्स है, सी प्रमाणक वाउचर्स है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए परचेज और सेल्स ये क्या है, ये एक्टिविटी है। और यहाँ पर जो सी है प्रमाणक वाउचर, वाउचर का काम ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो एक एज ए प्रूफ एविडेंस का काम करते हैं, साक्ष्यों का काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर वाउचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंपत्तियों के लक्षणों में सम्मिलित है द फीचर्स ऑफ असेट इंक्लूड। ऑप्शन देखिए ए परिसंपत्तियां मौद्रिक लागत से प्राप्त की जाती, असेट्स आर एक्वायर्ड एट ए मॉनेटरी कॉस्ट, और बी है परिसंपत्तियां व्यवसाय के स्वामित्व में रहती, असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब पूछा गया असेट की फीचर क्या है, हम आपको सीधा सीधा बता दें कि हर वो चीज जिससे कि फ्यूचर में अर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि असेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है। तो एक्सपेंस समझिए क्या होता है कि एक्सपेंस होता है जिन एक्टिविटीज़ का हम क्या करते हैं, बेनिफिट पहले ले लेते हैं और पे करते हैं बाद में, वो सारी चीज़ें होती हैं एक्सपेंस में। लेकिन जिन चीज़ों पर हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों पर हम पेमेंट पहले करते हैं लेकिन बेनिफिट बाद में लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं आप एम्प्लॉय से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है तो एम्प्लॉय से काम पहले कराएंगे और उसके बाद सैलरी देंगे बाद में, ये एक्सपेंस का एग्जांपल है। लेकिन बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी पहले खरीदते हैं और लंबे समय तक यूज करते रहते हैं, तो परिसंपत्तियों का ये लक्षण है। तो असेट में क्या पूछा गया, एक तो मौद्रिक लागत से प्राप्त करें, जी हाँ सही बात है कि भाई इसमें मनी कॉस्ट लगती है, और दूसरा परिसंपत्तियां व्यवसाय के स्वामित्व में रहती हैं, ओन्ड बाय द बिजनेस, और सी परिसंपत्तियां मूल्यवान संसाधन हैं, तो असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इस तरह से आप देखिए कि ये तीनों ही फीचर्स इसके मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से लेखांकन परिकल्पना का कौन सा है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन देखिए ए लेखांकन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और ऑप्शन बी है लेखांकन की अवधारणाएं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन सी है लेखांकन के नियम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लेखांकन परिकल्पना थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कहाँ से ऐसी चीज़ें हैं जो निकल करके आती हैं जिनको हम एज ए प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेखांकन के सिद्धांत, तो लेखांकन की अवधारणाएं और इसके साथ साथ में रूल्स भी, प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देखिए प्रिंसिपल्स हैं तो प्रिंसिपल बहुत सारी रूल्स पोस्टुलेट्स कन्वेंशंस ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये सब थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवधारणा कि एक व्यावसायिक उपक्रम का निकट भविष्य में समापन नहीं होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा एजम्पशन जिसके तहत ये कहा जाता है कि जो भी बिजनेस चल रहा है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, वो जल्दी से ऐसा कुछ भी नहीं शो हो रहा है कि वो जल्दी से एबॉलिश होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन का जो देखिए ऑप्शंस क्या है कि ए मौद्रिक अवधारणा मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, बी लेखांकन अवधारणा अवधि अवधारणा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, सी विद्यमान संस्था अवधारणा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए मौद्रिक अवधारणा जो कि मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चीजें हैं, कोई भी चीजों को हम तभी लिखते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी के टर्म्स में होती है। आप देखिए किसी भी एम्प्लॉय को या लेबर को वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, वो रेंट देते हैं ओनर को, तो वो सारी चीजें मॉनेटरी टर्म्स होती है मौद्रिक में। लेकिन वही एम्प्लॉय कितना ईमानदार है इस चीज के बारे में अकाउंटिंग में कहीं पे नहीं दिखाया जाता। इसका मतलब साफ है कि मौद्रिक वाली चीजों को हम दिखाते हैं। दूसरा लेखांकन की अवधि अवधारणा, तो अवधि अवधारणा क्या होती है कि 1 अप्रैल शुरू होकर के 31 मार्च तक या 1 जनवरी शुरू होकर के 31 दिसंबर तक, ये 1 ईयर का जो पीरियड है तो ये आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तीसरा है जो गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न का मतलब ये इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड 16 है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हो ये गोइंग कंसर्न क्या AS 16 के अंतर्गत आता है। और इसमें यह बताया गया है कि एक कोई भी जब ऑडिटर आता है तो ऑडिटर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है और अपनी तरफ से एक ओपिनियन फॉर्म करता है, एक राय देता है कि ये बिजनेस जो चल रहा है लंबे समय तक चलता रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखांकन मानकों में से कौन सा रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लोज। तो देखिए AS2 है, AS2 किससे रिलेटेड है? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है। AS4 है तो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द AS4 बैलेंस शीट डेट है, इवेंट्स कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है। AS6 है डेप्रिसिएशन से है, और D है उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ देव, E उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चलें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके अंतर्गत आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो AS3 कहीं नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? E भाई, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंट्री डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कई हैं, विलियम पिकल्स हैं, बी ल्यूकस पैसियोली, JR बॉटली बॉय, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। तो अकाउंटिंग के लिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो ल्यूकस पैसियोली, इनके बारे में बता देते हैं आपको, जिससे कि कोई भी और भी क्वेश्चन अगर आते हैं उससे रिलेटेड तो आप उसके बारे में भी आंसर कर पाएँ। तो देखिए इटली के, कहाँ पर? इटली के वेनिस सिटी में, इटली के वेनिस सिटी में एक थे ल्यूकस पैसियोली। क्या थे? ल्यूकस पैसियोली नाम के ये व्यक्ति थे, और ल्यूकस पैसियोली ने 1494 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। उस बुक का नाम था डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर। क्या था? डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्ट। अब इसमें देखिए कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको, फिर से कोई क्वेश्चन अगर वैसा पूछा जाता है इनसे रिलेटेड तो आप आंसर दे सकते हो। तो डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चराइज नाम की ये बुक थी, इन्होंने लिखी थी। अच्छा, ये बुक थी क्या? ये बुक थी मैथमेटिक्स की, जैसे लोग जानते नहीं इसके बारे में, ये बुक थी मैथमेटिक्स की। और इस बुक के एक पार्ट में, वन ऑफ द पार्ट में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में इसमें लिया गया था, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में इसको लिखा गया था यहाँ पर। तो देखिए आपको आंसर मिल चुका होगा कि दोहरी लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूकस पैसियोली का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कौन सी लेखांकन प्रणाली मान्य है? विच अकाउंटिंग सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑप्शन देखिए, लेखांकन का रोकड़ आधार, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन बी, लेखांकन का भुगतान आधार, पेमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन सी, लेखांकन का संभूत आधार, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर लेखांकन की प्रणाली का बात करी गई है, तो जो कैश बेसिस है, तो कैश बेसिस जनरली क्या होता है कि जो लोग ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि कैश बेसिस पर ही है, जैसे लॉयर्स हो गए, तो इन सब के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो कैश बेसिस पे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये प्रिपेयर करते हो, कैश बेसिस पे रखते हैं। अच्छा, लेखांकन का भुगतान आधार, पेमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो पेमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो कोई ऐसी अकाउंटिंग नहीं होती, लेकिन सी जो ऑप्शन है, लेखांकन का संभूत एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या आप यूँ कह, एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, या रिसीव्ड बट नॉट येट हैज बीन अर्नड, मतलब कमा लिया लेकिन पाया नहीं, जिसको आप कहते नहीं उपार्जित, और पा लिया लेकिन कमाया नहीं, मतलब अनुपार्जित, जिसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? एक्रूअल। जो आजकल की जो कंपनीज 2013 के अकॉर्डिंग, ये कह लीजिए आजकल की जो अकाउंटिंग है वो एक्रूअल बेसिस पर होती है, और आप कह सकते हो हाइब्रिड बेसिस पर भी होती है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जहां पर हम कैश और क्रेडिट दोनों तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड मोड बोलते हैं। यहाँ पर चूंकि ऑप्शंस में क्या नजर आ रहा है कि जो 2013 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम के तहत लेखांकन प्रणाली जो मान्य है वो है एक्रूअल बेसिस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सही समीकरण को चुनिए। चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए, ए
पूंजी परिसंपत्ति, पूंजी यानी कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, और बी है पूंजी बराबर संपत्तियां प्लस दायित्व, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज। सी दायित्व इज इक्वल टू पूंजी प्लस परिसंपत्तियां, लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट्स। उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब भी कभी बात होती है तो यहाँ पर क्या समझते हैं कि असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, और तो दूसरा ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, पूंजी इज इक्वल टू परिसंपत्ति प्लस दायित्व, ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें कौन सा राइट ऑप्शन है, तो आपको राइट बताना है, तो राइट तो ए है, दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत प्रलेख में सम्मिलित है। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स कि आपको जो चीज़ें जिनको जैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई सोर्स होगा ना जिसकी बेसिस पे कर रहे होंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से इसमें? तो रोकड़ मेमो, कैश मेमो, बी बीजक इनवाइस, सी रसीद रिसिप्ट है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो सोर्स की बात करें अगर तो आप देखेंगे कि कैश मेमो, जब भी कोई चीज़ परचेज करते हो या सेल करते हो तो वहाँ पर कैश रिसिप्ट प्राप्त करते भी और देते भी। दूसरा इनवाइस है, जब भी कभी गुड्स सेल करते हैं आप तो इनवाइस आप देते भी हैं, और जब आप परचेज करते तो इनवाइस प्राप्त भी करते। तो और रिसिप्ट तो आप जानते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों का यूज कहाँ पर होता है? जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ऑडिटर जो आता है ऑडिटिंग के टाइम पर, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो भी जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शंस उनकी रिकॉर्डिंग को जो ऑडिट करता वो वाउचर्स के बेसिस पे ही करता है। आप यूँ कह सकते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे करता। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक बही कौन सी है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सिडरी बुक, है ना। आप देखते हो मेन कैश बुक होती, सब्सिडरी बुक होती है। ये क्यों करी जाती है? जर्नल और सब्सिडरी बुक में क्या फ़र्क होता है? क्यों लोग जर्नल के बाद में लेजर बनाते हैं या सब्सिडरी बुक के बाद में लेजर बनाते हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों को अगर बहुत गंभीरता से स्टडी करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना है, तो आप हमारी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए निम्नलिखित में से सहायक बही कौन सी है? पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक इनमें से कौन सी? ए रोकड़ बही कैश बुक, बी तलपट ट्रायल बैलेंस, सी तुलन पत्र बैलेंस शीट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर, रोकड़ बही। ये कैश बुक है जो कि सब्सिडरी बुक का भी पार्ट है या सब्सिडरी बुक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बही जिसमें लेन देन को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया जाता है कहलाती द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको मालूम है फर्स्ट टाइम पे रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन देखिए, क्रय रोजनामचा बही परचेजेज जर्नल बुक, बी विक्रय रोजनामचा बही सेल्स जर्नल बुक, सी रोजनामचा जर्नल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जर्नल करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर एक है, लेजर इज ए, ऑप्शन देखिए, मुख्य बही प्रिंसिपल बुक है, बी सहायक बही है सब्सिडरी बुक है, सी विशेष उद्देश्य बही स्पेशल पर्पज बुक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जर्नल क्या है, लेजर क्या है? लेजर, तो लेजर एक मुख्य बुक बही है जिसके अंदर में हम सारी चीज़ों को मुख्यतः रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए विल बी द राइट ऑप्शन, प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर में कुल मिलाकर कितने कॉलम होते हैं, कितने खाने होते हैं? इन ऑल हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ लेजर? तो देखिए दो साइड होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अब डेबिट साइड में भी आप देखिए डेट पर्टिकुलर और जेएफ का एक कॉलम होता है जिसको जर्नल फोलियो बोलते हैं, और उसके बगल में अमाउंट। तो 4 ये हो गए और 4 क्रेडिट साइड के, तो कितने हो जाते हैं टोटल? 8 कॉलम्स हो जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि लेजर में कितने खाने हैं? तो ऑप्शंस में राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज 8 या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तलपट है, ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ऑप्शन देखिए, एक विवरण पत्र है, ए स्टेटमेंट, बी एक सारांश है, एक समरी, सी एक खाता है एन अकाउंट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर स्टेटमेंट, इसके तलपट के बारे में कहा गया कि ट्रायल बैलेंस क्या है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट भी है, एक समरी भी है, जिसके अंदर में एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इन सब का समरी आता है। एक खाता तो एन अकाउंट। तो स्टेटमेंट या समरी हम कह सकते हैं, चूंकि दो ऑप्शन तो राइट ऑप्शन है और इस तरह से डी राइट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलपट बनाने में सहायता करता है। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग। ए, तलपट का काम क्या होता है? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? ऑप्शन देखिए, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, बी लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी तुलन पत्र, बैलेंस शीट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस के हेल्प से कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, जैसे आप स्टॉक को मान लीजिए, आप परचेजेस को मान लीजिए, आप सेल्स को मान लीजिए, कहाँ पे दिखाए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो कि प्रॉफिट लॉस में आते हैं, और लास्टली जो भी आइटम्स रेजिड्यू आइटम होते हैं, बचे हुए आइटम्स, तो वो सब कहाँ जाते हैं? और जो नेचर आप कह सकते हो कि वो सारे आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन देन के गलत खतियाने के कारण हुई अशुद्धि को कहा जाता है। एन एरर विच इज कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, लेन देन के गलत खतियाने, देखिएगा, कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन कहा गया। तो ऑप्शन देखिए, छूट की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, बी सिद्धांत की अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सी चूक की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए, गलतियां कुछ ऐसी होती हैं, एरर्स कुछ ऐसी जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, और कुछ ऐसे एरर्स हैं, गलतियां हैं, अशुद्धियां जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। यहाँ पर जो तीन ये अशुद्धियां लिखी हुई, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, जिनमें से एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? पूरी तरह से आइटम भूल गए, पूरी तरह से लिखना ही भूल गए। अब जब कोई चीज को लिखना ही भूल गए तो उससे कोई फर्क नहीं आना। क्यों? क्योंकि डेबिट में भी वो आइटम नहीं लिखा, क्रेडिट में भी नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि सैद्धांतिक, जैसे कोई एसेट है और आपने एक्सपेंस लिख दिया है, तो आप देखिए एसेट भी डेबिट में ही लिखा जाएगा, एक्सपेंस भी डेबिट में लिखा जाएगा। भले ही आपने एसेट को एज एन एक्सपेंस लिखा, लेकिन बाय नेचर वो एडजस्ट हो गया, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं आएगा और उसकी टोटलिंग पर कोई फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पर यह भी ऐसी गलती जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। और तीसरा, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है? कोई चीज जैसे 420 का अमाउंट, 420 का अमाउंट लिख क्या दिया? 240 का। अब डेबिट में और क्रेडिट में दोनों साइड में 240 लिख दिया, तो आप बताइए कि भले ही वो रॉन्ग है, लेकिन आइटम दोनों साइड एक ही अमाउंट से पोस्ट हुआ है और इसलिए कोई भी फर्क नहीं डालेगा। इस तरह से ट्रायल बैलेंस मैच करता रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि एन एरर विच इज कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर लेन देन के गलत खतियाने के कारण हुई अशुद्धि को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज चूक की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम से रुपए 5000 के माल क्रय को 500 रुपए अंकित किया गया। ये है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹5000 इज रिकॉर्डेड एज ₹500। 5000 को क्या रिकॉर्ड कर लिया गया? 500 रिकॉर्ड कर दिया। ऑप्शन देखिए, चूक की अशुद्धि, एन एरर ऑफ ओमिशन, बी छूट की अशुद्धि, एन एरर ऑफ कमीशन, सी प्रतिपूरक अशुद्धि, ए कंपेंसेटरी एरर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तब देखिए, जब कभी अमाउंट की गलती होती है तो अमाउंट क्या है? दोनों साइड ही गलत होगा, डेबिट या क्रेडिट में। और यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि एक ऐसी गलती है जो कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करेगी। अगर 5000 के अमाउंट को 500 लिख दिया गया तो जाहिर सी बात है दोनों साइड लिख दिया। और ऐसी गलतियाँ होती है, एरर ऑफ कमीशन होती है, एरर ऑफ कमीशन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण के लिए तैयार किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ
इज प्रिपेयर्ड, BRS से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए ए, रोकड़ बही के शेष का समाधान करने के लिए रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैशबुक। बी, पासबुक के शेष का समाधान करने के लिए रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ पासबुक। सी, रोकड़ बही के शेष को अनुकूल बनाने के लिए मेक फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैशबुक। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर कहा गया कि बैंक से समाधान विवरण बनाया जाता है, किस लिए? रोकड़ बही के शेष का समाधान करने के लिए। जाहिर सी बात है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे कि एक बिजनेसमैन है तो अपने यहाँ क्या बनाता है, एक तो कैश बुक बनाता है ना, दूसरा क्या होता है, जो कैश बुक में आप देखिए दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश का कॉलम होता है, दूसरा कॉलम कैसा होता है, बैंक का कॉलम होता है। अब वही बैंक का कॉलम जो कुछ भी रिवील करता है वो पासबुक में भी शो करता है। ये पासबुक कहाँ होती है? बैंक में होती है। उसी आप कह सकते हो बिजनेसमैन की पासबुक होती है और उसी का ये बनाया हुआ कैश बुक। तो जब बैंक का जो कॉलम है वही वहाँ पे पासबुक में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो दोनों एक साथ मिलने चाहिए। अब नहीं मिलते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, या यूँ कहिए कि वो बिजनेसमैन, वो कस्टमर बैंक का जो भी है कहिए, वो क्या करेगा, इसके लिए वो प्रिपेयर करता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरह से ही आप, अगर आपका कैश बुक से पासबुक ना मिल रहा हो या पासबुक से कैश बुक ना मिल रही हो, तो दोनों तरह के लिए यूजफुल है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रास का लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन? तो ह्रास एक नॉन कैश एक्सपेंस है ना, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। ऑप्शन देखिए, ह्रास रोकड़ खर्च है, डेप्रिसिएशन इज ए कैश एक्सपेंस। बी, ह्रास भावी लागत है, डेप्रिसिएशन इज ए फ्यूचर कॉस्ट। सी, ह्रास निरंतर प्रक्रिया है, डेप्रिसिएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज ए कैश एक्सपेंस, ये आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी ह्रास भावी लागत है, डेप्रिसिएशन इज ए फ्यूचर कॉस्ट। से ह्रास निरंतर प्रक्रिया, डेप्रिसिएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है कि ये ह्रास है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और डेप्रिसिएशन कोई भी डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये कैश एक्सपेंस नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि टाइम के साथ में असेट डेप्रिसिएट होती रहती है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के कारण ह्रास होता है? ह्रास का पूछा गया किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए, डेप्रिसिएशन अराइजेज ड्यू टू ए, घिसावट, वियर एंड टियर। जब भी एसेट यूज करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए तो घिसावट तो रहती है। दूसरा, अप्रचलन, ऑब्सोलिसेंस, कोई भी एसेट है जो कि अच्छी है, सारा कुछ क्वालिटी है उसके अंदर, लेकिन ऑब्सोलीट हो गया, अप्रचलित हो गया, तो भी वो डेप्रिसिएटेड ही मानी जाती है। सी, पर संपत्तियों का सतत उपयोग, कंटिन्यूअसली यूज करते हैं किसी एसेट को, तब भी वियर एंड टियर होता है। तो ये सारी चीज़ें या यूँ कहिए कि ये सारी बातें ही कारण है डेप्रिसिएशन का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ह्रास काटा जाता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। ऑप्शन देखिए, ए, लैंड पे। बी, चालू पर संपत्ति करंट एसेट पे। सी, अमूर्त संपत्ति पे, इंटेंजिबल एसेट पे। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया था? फिक्स्ड एसेट पे चार्ज किया जाता है, और जो कि यहाँ पर जैसे कि लैंड दिखा हुआ, बी, चालू पर संपत्तियाँ, अमूर्त पर संपत्तियाँ, तो इनमें से कोई भी ऐसे आइटम नहीं जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए की लागत की मशीन का 5 वर्ष बाद अवशिष्ट मूल्य 10,000 रुपए है। सीधी रेखा विधि के अंतर्गत ह्रास की दर होगी। ए मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख है, जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹10,000 आफ्टर 5 ईयर, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी। अगर हम स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कहिए ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। अब देखिए, अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ असेट, तो वैल्यू ऑफ असेट कितनी है? 1 लाख है, और 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, और जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट है 5 वर्ष है, 5 से,
डिवाइड कर देंगे 90,000 को 5 से, तो अमाउंट जो कैलकुलेट हो करके आएगा वो कितना 18,000 है। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करें तो जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, क्या 18,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 18%। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ह्रास की राशि को लाभ हानि खाता में अंतरित किया जाता है तब किस खाते को डेबिट करेंगे। व्हेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच अकाउंट इज डेबिटेड। जनरल एंट्री क्या बनती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप सीधे देख पा रहे होंगे कि किस अकाउंट को डेबिट किया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन देखिए, ए परिसंपत्ति खाता असेट अकाउंट, बी ह्रास खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट, सी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द अबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, वो एक कस्टमर ही होता है, यूं कहिए कि बिजनेसमैन होता है, जिसके द्वारा ये कैश बुक भी बनाई जाती है और कैश बुक के साथ में वो पासबुक जो कि बैंक की होती है वहाँ से टैली करता है। जब टैली नहीं होता है तो उसके लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता है। तो इस तरह से ऑप्शन देख लीजिए, बैंक के द्वारा, बैंक के खाता धारक अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक, सी फर्म के देनदार द्वारा डेटर ऑफ ए फर्म, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैंक के खाता धारक द्वारा, बी विल बी द राइट आंसर, अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए प्रावधान किया जाता, प्रोविजन इज मेड फॉर। ऑप्शन देखिए, ज्ञात दायित्व के लिए नॉन लायबिलिटी, बी अज्ञात दायित्व के लिए अननोन लायबिलिटी, सी संभाव्य दायित्व कंटिजेंट लायबिलिटी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए दो चीजें होती, प्रोविजन और रिजर्व, है ना, संचय और प्रावधान। तो प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन एक नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, जिसकी लायबिलिटी तो नॉन है लेकिन ये नहीं मालूम है कि एक्चुअल अमाउंट कितना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, हमें मालूम तो है डेटर्स डूबेंगे लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है। इस तरह के प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जैसे कि डिस्काउंट ऑन डेटर, देनदारों पर जो भी छूट के लिए प्रावधान करना, तो हमें ये तो मालूम है कि देनदारों को हमें छूट देना पड़ेगा लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है कितना होगा। तो ये नॉन लायबिलिटी के लिए है। दूसरी बात क्या होता है, रिजर्व, जो कि संचय लिखते हैं। संचय क्या, अननोन लायबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अपने ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को कलेक्ट करते हैं, उससे जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या रिजर्व जो भी कहिए आप, इस तरह का अमाउंट कलेक्ट करते हैं, इसलिए कि फ्यूचर में जब कभी जरूरत होगा तो हम इसको यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि फ्यूचर में कौन सी जरूरत के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो दो क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि यहाँ पे कहा गया है कि के लिए प्रावधान किया जाता, प्रोविजन इज मेड फॉर, तो आप क्या कहोगे कि नॉन लायबिलिटी, ज्ञात दायित्व के लिए, कि नॉन लायबिलिटी होती है, हाँ अमाउंट उसका एग्जैक्टली वो अननोन होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है, संभाव्य दायित्व लिखा, कंटिजेंट लायबिलिटी, कोई ऐसी चीजों पर जैसे कहीं पे लिटिगेशन हो रही, मुकदमेबाजी हो रही, अब ऐसा भी है कि वहां पे आप मुकदमा हार जाएंगे तो आपके लिए लायबिलिटी बनेगी, जीत गए तो असेट भी बन जाएगी, अब हार गए तो लायबिलिटी बनेगी, संभावना है इसकी, इसलिए क्या बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जोड़ना, एक आंसर और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर पूछा जाए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कंटिजेंट लायबिलिटीज को कहां पर डिनोट करते, तो आप जवाब दोगे कि फुट नोट में। कहीं पर ये नहीं दिखाई पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कहां पर, फुट नोट में दिखाई पड़ती है, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स होते हैं उनमें शो किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 3-4 क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल चुके हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रावधान प्रोविजन का सृजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन किस लिए होता है, प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, बी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को कमजोर करता, वीकेंस द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द फर्म, सी प्रतिष्ठान के लाभ को बढ़ाता, इंक्रीजेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो जो प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन क्या करता है, नेट प्रॉफिट के अमाउंट को छुपाता है, लेकिन
ये नेट प्रॉफिट के अमाउंट को तो कम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो बिजनेस की स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट्स का एक भाग होता है जिसको वो छुपा लेता है, उस तरह से वित्तीय स्थिति इसकी अच्छी हो जाती है। हालांकि इनकम टैक्स में ये कहा गया है कि आप प्रोविजन, अगर आप देखें कि बिजनेस एंड प्रोफेशन एक हेड होता है तो उसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि आप प्रोविजंस मत करिए, जैसे प्रपोज डिविडेंड प्रोविजंस जो भी हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कोई एक्चुअल एक्सपेंस होते तो उनको वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है। अब जैसा कि यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रावधान का सृजन किस लिए किया जाता है, तो यह प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करता, मजबूत करता है। अब दूसरा ऑप्शन कहा गया कि वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। और प्रतिष्ठान के लाभ को बढ़ाता है, तो ऐसा भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन यही होगा कि प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन। होपिंग कि आपको ना सिर्फ ये क्वेश्चंस एक क्वेश्चन का एक आइडिया मिला, इसके अलावा इसके साथ साथ में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली है। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि आप देख सकते हैं कैसे ये सारे कोर्सेज हमारे हैं, और अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद, और आप जैसे लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, आज उनकी जॉब हो गई है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो चुके हैं। अगर आपको लगता है, अंदर से ऐसा मन कहता है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आज के लिए बस इतना ही। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमारे ऐप को कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसके लिए आप देखेंगे आगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस और इसे डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर होम ऑप्शन नज़र आएगा। होम टैब के बाद बगल में ही बैचेज, और बैचेज के बगल में ही स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा। स्टोर पर जा करके आप अपवर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कि कोर्सेज मौजूद हैं। अब जो भी आपको कोर्स चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और बाय नाउ के ऑप्शन पे जा करके इसे बाय कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट बाइंग आवर कोर्सेज। होपिंग यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।